अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दिस इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के टॉपिक को देख रहे थे और जो चीज़ हम इसके अंदर मज़ीद करेंगे वो ये है कि फोरियर एनालिसिस को देखेंगे कि फोरियर एनालिसिस किस तरीके से इसमें काम करेगी। ठीक है, फोरियर एनालिसिस का इस चीज़ से क्या ताल्लुक है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस से, ये बात मैं बता दूं कि मैं फोरियर एनालिसिस आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। मैं उसकी मैथ्स के अंदर नहीं जाऊँगा, मुझे सिर्फ इंटरेस्ट है कि उसकी क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर सकें, उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो फोरियर सीरीज की स्टेटमेंट अगर हम बहुत आम से जुमलों में कहें तो वो ये है कि एनी सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ साइन एंड कोसाइन वेव्स। किसी किस्म का भी आपको जो सिग्नल नज़र में आ रहा है वो एक्चुअली साइन और कोसाइन वेव को ऐड करके मिल रहा है, और साइन और कोसाइन वेव के एम्पलीट्यूड्स डिफरेंट होंगे और इनकी जो फ्रीक्वेंसीज होगी वो आपस में हार्मोनिकली रिलेटेड होंगी, यानी कि जो एक फ्रीक्वेंसी है बाकी फ्रीक्वेंसीज उसकी मल्टीपल्स होते हैं फोरियर सीरीज के अंदर, ऐसा होगा। ठीक है जी। अच्छा, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास ये एक सिग्नल है, अजीबो-गरीब सा लग रहा है, और ट्रस्ट मी इट इज़ एक्चुअली द एडिशन ऑफ दीज थ्री सिग्नल्स। अगर आप देखें तो इसकी फ्रीक्वेंसी लोएस्ट है, दिस इज़ द फंडामेंटल हार्मोनिक, और ये जो है ये उसका मल्टीपल है। अगर आप चाहें तो यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, ये एक वेव फॉर्म है और इस एक वेव फॉर्म के अंदर इसकी कितनी वेव फॉर्म बनी है, तीन वेव फॉर्म्स, तो दिस इज़ द थर्ड हार्मोनिक इट सीम्स। तो इस तरह की तीन शेप्स को आप मिलाएंगे तो आपको ये शेप मिलेगा। इसी तरीके से हम जानते हैं स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव बहुत मशहूर केस है, दिस इज हाउ द स्क्वायर वेव इज। और अगर इसमें देखें तो किस तरह से मिलता है कि इसमें फर्स्ट हार्मोनिक होती है, कुछ डीसी कंपोनेंट होता है, उसके ऊपर सुपर इम्पोज होती है थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवन्थ हार्मोनिक एंड सो ऑन। ये जब सारी एडअप होती चली जाती हैं तो जो एम्पलीट्यूड आता है वो कुछ इस तरीके से करके आपके पास ये आता है। तो बेसिकली जो स्क्वायर वेव नज़र आ रही है वो स्क्वायर वेव नहीं है, इट इज़ अ सम ऑफ साइन एंड कोसाइन वेव्स, बाकी सब नज़र का धोखा है। ये चीज़ है जो कि फोरियर ने हमें बताई कि एक्चुअली जब आपको कोई भी सिग्नल नज़र आ रहा है तो उसके अंदर साइन वेव्स हैं और कोसाइन वेव्स हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की। ठीक है, तो ये बात है। अच्छा, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, लेट्स सी इट फर्दर। तो ये उसी साइन वेव के लिए अब हम देख रहे हैं, और ये साइन वेव के लिए जो हम बात करेंगे ये होगा कि इसे 3D में हम देख रहे हैं। तो अब अगर आप नोट कीजिए तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि जो सामने ग्रे से मौजूद है वो बेसिकली कहना चाहिए हमारे पास स्क्वायर वेव है। ठीक है जी। और ये स्क्वायर वेव दरअसल सम है बहुत सारे साइन वेव्स का। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये एक साइन वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है वो यहाँ लिखी हुई है, डेट इज 1f0। 2f0 पे कुछ नहीं है, 3f0 पर एक और साइन वेव है, 4f0 पे कुछ नहीं है, 5 पर है, 6 पर नहीं है, 8 पर नहीं है। तो इवन हार्मोनिक्स हम कहते हैं इसके अंदर नहीं है, ऑड हार्मोनिक्स इसके अंदर मौजूद है। मोर ओवर हार्मोनिक्स का जो एम्पलीट्यूड है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करता जा रहा है, ये डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड्स हैं। और ये सब जब ऐड होते हैं तो आपको एक स्क्वायर वेव मिलती है। तो इसका मतलब है कि जो टाइम डोमेन में आपको स्क्वायर वेव नज़र आ रही है, जो टाइम के साथ साथ आपको नज़र आता है कि सिग्नल चेंज हो रहा है, इसमें दरअसल बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। अच्छा, अब अगर आपको हम ये कहते हैं कि ये देखिए ये जो है ना, इसको हम कहते हैं कि यहाँ तो चीज़ें चेंज हो रही हैं टाइम के लिहाज से, ये वो जगह है जिसे कहते हैं हम कि ये फ्रीक्वेंसी के लिहाज से चेंज हो रही है। तो जो एम्पलीट्यूड है सिग्नल का, अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो टाइम डोमेन में आपको नजर आता है भाई यही एम्पलीट्यूड है, बिकॉज दिस इज द टाइम डोमेन। जब हम इस चीज़ को फ्रीक्वेंसी से व्यू करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, जब हम इसे फ्रीक्वेंसी के लिहाज से व्यू करते हैं तो हमें नजर आता है कि अच्छा भाई एट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, यानी एक साइन वेव मौजूद है जिसका एम्पलीट्यूड इतना है। अच्छा, फेज कितना होगा वो यहाँ पर सामने है कि आपके पास यहाँ पर फेज कंपोनेंट की बात हो जाती है। थर्ड हार्मोनिक को देखें, इसका एम्पलीट्यूड कम हो गया एंड दे आर ऑल दीज हार्मोनिक कंपोनेंट्स दे आर इन फेज। और आपको नजर आ रहा है जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इट मस्ट बी ए साइन वेव, ये साइन कंपोनेंट है, कोसाइन जो होगा वो परपेंडिकुलर आएगा एनीवे। तो इस तरीके से ये सारे कंपोनेंट्स को जब आप ऐड करते हैं तो आपको ये चीज़ मिलती है। तो अब अगर हम इसको व्यू करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो हमें क्या नज़र आता है, अगर हम इसे व्यू करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो बेसिकली आपको एक ये चीज़ नज़र आएगी, एक ये चीज़ नज़र आएगी, एक ये चीज़ नज़र आएगी,
this part, this part, this part and this part. इसीलिए जब हम इसका व्यू बनाते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला व्यू, तो it comes out to be something like this. This is f naught, 3f naught, 5f naught, 7f naught and so on. तो हम ये कहते हैं कि भाई इसका मतलब है आप सिग्नल को चाहे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में समझें या चाहे तो टाइम डोमेन में समझें, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, इट इज़ जस्ट अनदर वे ऑफ शोइंग दिस. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको जो स्क्वायर वेव नज़र आती है इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसीज हैं, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं. तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक सिंगल फ्रीक्वेंसी मौजूद है. इसमें आपके पास अगर मिसाल के तौर पर 200 किलोहर्ट्ज के स्क्वायर वेव है तो आपके इसमें 200 किलोहर्ट्ज का भी एक साइन वेव होगी, इसमें उससे 600 किलोहर्ट्ज की भी एक साइन वेव होगी, उसके अंदर 1000 किलोहर्ट्ज की यानी कि 1 मेगाहर्ट्ज की भी साइन वेव होगी, 1.2 मेगाहर्ट्ज की भी होगी एंड सो ऑन. ये और बात है कि उनके एम्पलीट्यूड कम होते जाएंगे बट नेवरदलेस दे डू मैटर और वो आपके इस चीज़ को शेप देते हैं. तो फोरियर सीरीज बेसिकली आपको बताती है कि किसी भी सिग्नल के अंदर कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं. अच्छा जी, अब कुछ मशहूर व्यूज़ अगर हम देख लें तो कुछ मशहूर सिग्नल्स के लिए हमने जब देखते हैं हमें पता चलता है भाई मिसाल के तौर पे अगर एक पल्स ट्रेन है, ठीक है, तो इसके अंदर आपको कौन कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मिलेंगे वो ये आपके सामने है कि जी इसके अंदर फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक होगी, थर्ड बहुत कम है, फोर्थ फिफ्थ ज़्यादा है. ये दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, यानी अगर आपके पास टाइम डोमेन का सिग्नल ऐसा है तो फ्रीक्वेंसी में वो ऐसा नज़र आएगा. सिमिलरली अगर आपके पास स्क्वायर वेव है तो स्क्वायर वेव में क्या होगा, अभी हमने देखा ये f2f 5f पे सिग्नल होगा, उससे आगे नहीं होगा. ट्रायंगल के लिए बात करेंगे तो आप देखिएगा 1f के ऊपर है, 3f के ऊपर है और ये चीज़ें उनके मैग्नीट्यूड्स क्या हैं उसका फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है. इसमें इवन हार्मोनिक 0 हैं, इसके अंदर भी इवन हार्मोनिक्स 0 होंगी. अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो सॉटूथ वेवफॉर्म है. सॉटूथ वेवफॉर्म में आप देखें तो ऑड और इवन दोनों कंपोनेंट्स हैं. हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल को आप देखिए तो फिर यहाँ पर इस तरह की चीज़ है. और सवाल ही पैदा होता है कि अगर हम एक कोसाइन वेव देख रहे हैं तो कैसे नज़र आ रही है. भाई कोसाइन वेव में तो सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, यानी कि ये आपको एक सिंगल लाइन नज़र आनी चाहिए. इस पूरी डिस्कशन से जो हम बात बताना चाह रहे हैं वो ये है कि भाई देखिए फोरियर सीरीज, किसी भी सिग्नल का जब आप फोरियर सीरीज करते हैं तो आपको ये अंदाजा हो जाता है कि इसके अंदर कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मौजूद है, किस किस फ्रीक्वेंसी पे मौजूद है और ये कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा. तो हमें इस चीज के बारे में पता चलता है. अगर ये पता चल भी जाए तो इससे क्या फर्क पड़ता है, वी विल सी अबाउट दैट शॉर्टली. अच्छा, अब इसी तरीके से कॉमन फ्रीक्वेंसी टाइम डोमेन के पेयर्स कि आप देखिए टाइम डोमेन में एक सिग्नल है जिसे हम इम्पल्स कहते हैं, ठीक है ना. अगर टाइम डोमेन में एक इम्पल्स का सिग्नल मौजूद है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो सिग्नल कैसा नजर आएगा. इम्पल्स का मतलब क्या होता है, इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, यानी सिर्फ एक पीक है. तो ये टाइम डोमेन में सीवियरली लिमिटेड सिग्नल है. तो अगर आप देखें फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये अनलिमिटेड, यानी अगर आपने ऐसा टाइम डोमेन का सिग्नल लिया तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये फ्लैट है. तो इट इज फ्लैट लाइन, f इज इक्वल्स टू लेट्स से f नॉट और समवेयर, और ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, यानी इसके अंदर तमाम फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट्स होंगे. अच्छा, फिर एक और आप ये चीज देखिए कि यहाँ पे आपके पास सिग्नल है एक पल्स. अब ये रेक्टेंगुलर पल्स ट्रेन नहीं है, सिर्फ एक बार पल्स आई और चली गई. तो अब इसके नतीजे में क्या होगा, अगर आप यहाँ देखें तो ये जो एनवेलप है शो कर रहा है कि यहाँ पर आपके पास अगर देखा जाए तो एफ नॉट, उससे थोड़ा ज़्यादा, उससे ज़्यादा, ये सारी चीज़ें. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस जगह पे वैल्यूज़ होंगी बिटवीन 0 एंड एफ नॉट, सिर्फ एफ नॉट पे वैल्यू होगी, नहीं, 0 से एफ नॉट तमाम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होंगे. तो सिग्नल जो है, जिससे पहले हमने देखा था कि वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिस्क्रीट था, वो ऐसा नहीं होगा. फ्रीक्वेंसी डोमेन में कंटिन्यूअस सिग्नल होगा, यानी उसकी वैल्यूज हर हर पॉइंट पर लाई करेंगी. इसी तरीके से अगर एक साइन वेव है, अगर आप उसको देखेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में ऑफ कोर्स एक सीधी लकीर होनी चाहिए. और एक मज़ेदार चीज़ ये है कि अगर एक कोम फंक्शन है, यानी कि इस तरह से एक इम्पल्स ट्रेन है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी आपको एक इम्पल्स ट्रेन नज़र आती है. अदर देन दिस आप हमेशा देखिए कि आपके पास टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन की शक्लें काफ़ी मुख्तलिफ होती हैं, ऑल्दो बोथ गिव्स यू मोर और लेस द सेम इंफॉर्मेशन. लेकिन इस चीज़ से हमें पता चला कि भाई अगर एक सिग्नल है, मतलब इससे पहले जो हम बात कर रहे थे देखिए उसमें क्या कह रहे थे, उसमें कह रहे थे एक सिग्नल है
तो उसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन वाली चीज है उसके अंदर डिस्क्रीट कंपोनेंट्स थे फ्रीक्वेंसी के, F0 पे था, 3F0 पे था, 5F0 पे था। F0 अगर 100 किलोहर्ट्ज है तो 3F0 जो होगा वो 300 किलोहर्ट्ज होगा। ऐसा नहीं है कि F0 पर भी वैल्यूज मिल रही हैं आपको और उसके 200 किलोहर्ट्ज पे 201 202 हर जगह नहीं, सिर्फ 200 किलोहर्ट्ज पे वैल्यू मिलेगी, उसके बाद आपको उससे 3 टाइम्स कह लीजिए तो 600 किलोहर्ट्ज पे वैल्यू मिलेगी एंड सो ऑन। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ आप देखें तो पूरी रेंज, पूरे स्पेक्ट्रम, सारी रेंजेस के ऊपर क्योंकि कंटिन्यूस वैल्यू है, यहाँ ऐसा क्या हुआ है कि आपको कंटिन्यूस वैल्यू मिल रही है। तो अगर आप गौर फरमाएं तो कंटिन्यूस वैल्यू मिल रही है इम्पल्स फंक्शन के ऊपर, कंटिन्यूस वैल्यू मिल रही है जो जिसे बॉक्स फंक्शन कहा गया है, रेक्टेंगुलर पल्स है, इस पे आपको कंटिन्यूस वैल्यू मिल रही है। और वजह यह है कि टाइम डोमेन के अंदर अगर आप देखें तो सिग्नल जो है वो लिमिटेड है, यानी ये सिग्नल कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे खत्म होगा वो सामने डिफाइंड है आपके। अच्छा, अगर साइन वेव का देखें तो भाई एक चीज कब से शुरू हुई है और कब तक खत्म हो रही है। मतलब आपने जो साइन वेव यहाँ पे आप देखें तो यहाँ तो साइन वेव की जो वैल्यूज हैं वो कितनी है। तो अगर आप साइन वेव को देखते हैं तो यू सी डैट, अगर हम यहाँ से देखें तो वी हैव 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, 4 वेव्स हैं। उससे पहले वेव्स थी, हाँ जी थी, उसके बाद थी, हाँ थी। तो इसका मतलब ये है कि ये तो चले आ रही है और पता नहीं कहाँ तक चलती जाएगी। इसलिए इसका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन कंपोनेंट है अगर आप वो देखें तो चूंकि टाइम में ये चले जा रही है तो फ्रीक्वेंसी में इसकी कुछ लिमिटेशंस है, वो आपके सामने। और फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर टाइम डोमेन में अगर वैल्यू चले जाएगी इसी तरीके से कि इम्पल्स ट्रेन है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी आपको ऑफ कोर्स जो वैल्यू होगी वो डिस्क्रीट वैल्यूज मिलेंगी एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड दे आर ऑल इक्वल। तो हमें एक अंदाज़ा हो रहा है कि टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन में और सिग्नल की नेचर कैसी हो उसका क्या आपस में रिलेशनशिप है ये हम देख रहे हैं। तो अगर इस चीज़ की समरी की जाए, समराइज करें तो ये कि पीरियोडिक सिग्नल एंड टाइम डोमेन हैव डिस्क्रीट हार्मोनिकली रिलेटेड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ये वही बात है, यानी एक सिग्नल अगर रिपीटेटिव है, बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, पीरियोडिक सिग्नल है, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा जो उसमें देखेंगे फ्रीक्वेंसी वाले डोमेन में, तो उसमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होंगे। याद कीजिए रेक्टेंगुलर ट्रेन वाली एग्जांपल पल्स ट्रेन की। फोरियर सीरीज होती है जो कि पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए होती है और फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है जो कि ए पीरियोडिक सिग्नल्स पर लगाया जाता है। ए पीरियोडिक सिग्नल जो होते हैं टाइम डोमेन के अंदर अगर हैं, ये ए पीरियोडिक से क्या मुराद है, मिसाल के तौर पे मैंने इम्पल्स फंक्शन दिखाया, इट वाज नॉट रिपीटिंग इटसेल्फ। मैंने आपको इसी तरीके से कहना चाहिए जो दूसरा भी सिग्नल दिखाया जहाँ पे बॉक्स फंक्शन था तो वो भी टाइम डोमेन के अंदर कंटिन्यूस था और लिमिटेड था टाइम के अंदर, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी के अंदर अगर आप देखें तो सिंक फंक्शन है। तो टाइम लिमिटेड सिग्नल्स आर अनलिमिटेड इन फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड frequency domain signals, if they are frequency limited, then in time domain they are unlimited. So that is what means by time limited signals are unlimited in frequency domain and vice versa. Okay ji, thank you.